पिछले डेकेड में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिसने सिविल सोसाइटी की फेथ को कोर्ट की रेडीनेस पर से इरोड कर दिया है। वो डाउट में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड और गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से आते रिलेंटलेस अटैक्स से इसकी सेक्युलरिज्म और एथनो फेडरल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पाएगा। आर्टिकल 370 पर अपना जजमेंट सुनाने के बाद जब वेरियस न्यूज चैनल्स ने इस न्यूज को कवर किया और अपने अपने व्यूज दिए, तो द हिंदू के एक कवरेज में ये डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे मोदी गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहोल्ड करके सुप्रीम कोर्ट ने एक वे ओपन कर दिया है फॉर हिज एंड एनी फ्यूचर गवर्नमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन without having to bother with getting a 2/3 majority in both houses of parliament। ये तरीका काफी सिंपल है। किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या तो क्रिएट कर दो या फिर उसका एडवांटेज ले लो। आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट रूल्स डिक्लेयर कर दो। क्लेम करो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास स्टेट लेजिस्लेचर की सभी पावर्स हैं और फिर वो चेंजेस इनैक्ट कर दो जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। ये एलिज किया गया है कि मोदी गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की इस इंटरप्रिटेशन को यूज करेगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 3 स्टेट्स में बीजेपी अपॉइंटेड गवर्नर्स ने बिल्स पर अपने असेंट देने से मना कर दिया था। इन तमिलनाडु, इन अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर हैज रिफ्यूज्ड टू गिव इट इवन आफ्टर द बिल हैज बीन रिटर्न्ड टू हिम अ सेकंड टाइम। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्रेस वायलेशन है, बट वन दैट वाज डायरेक्टली इंस्टिगेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इससे पहले मोदी गवर्नमेंट ने 40 सीबीआई ऑफिशियल्स की टीम को कोलकाता भेजा था to arrest a serving police commissioner of the state government and bring him to Delhi for interrogation। ये अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए फॉइल हो पाया क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट थी और उनकी पुलिस अपने कमिश्नर के डिफेंस में खड़ी हो गई एंड अरेस्टेड द सीबीआई ऑफिशियल्स इंस्टेड। सिर्फ यही नहीं, ये भी एलिज किया गया है कि दिल्ली में मोदी गवर्नमेंट ने इसका यूनियन टेरिटरी होने का एडवांटेज लेते हुए इसकी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करवा दिया और बिना कोई चार्ज फ्रेम करे फॉर 10 मंथ्स बिना बेल के उन्हें होल्ड करके रखा। ऐसा कहा जा रहा है दैट दीज आर द एक्शंस ऑफ अ टायरेंट, नॉट ऑफ द इलेक्टेड लीडर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड ऑल हैव बीन टेकन बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड हिज कलीग्स आईज। तो बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है दैट हाउ लॉन्ग डू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिंक इट विल बी before Modi begins to use the freedom their verdict has given him to start overturning opposition governments in order to bend the whole of India to his and his Hindutva colleagues will। सिर्फ यही नहीं, 2 फॉरेन गवर्नमेंट्स ने अब तक मोदी गवर्नमेंट को उनकी सॉइल में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स प्लान और कैरी आउट करने के लिए एक्यूज भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में लिए गए एक्शंस पर सवाल उठाते हुए ये पूछा जा रहा है दैट वेदर द सोल रिमेनिंग पिलर ऑफ इंडियाज once vaunted and much envied democracy has finally fallen। इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, but we do have an answer for one thing that फेडरल इंडिया में एग्जीक्यूटिव पावर्स क्यों डिफाइन होनी चाहिए। आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक्सप्रेसली एक फेडरल स्टेट डिफाइन नहीं करता है। It is largely the Supreme Court which described federalism as one of the basic structures of the constitution along with democracy, rule of law एंड सेक्युलर कैरेक्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हमेशा से इस फेडरल कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं और उन अटेम्प्ट्स को भी स्ट्रक डाउन करते हुए आए हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट को कंसंट्रेटेड पावर्स मिलती है। हालांकि रिसेंटली क्रिटिकल इश्यूज पर टॉप कोर्ट के अप्रोच ने ये इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया है दैट इट इज ओके विद द ट्रेसपासेस इनटू पावर्स व्हिच आर क्रिटिकल टू द सर्वाइवल ऑफ स्टेट्स एंजॉयिंग द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप आर्टिकल 370 पर आए जजमेंट को ही देख लीजिए। अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए बेंच ने 2 सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स को पुट फॉरवर्ड किया। द फर्स्ट इज दैट आर्टिकल 370 वाज प्लेस्ड इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल्ड टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। Thus, it was never meant to be permanent. So, all that the Modi government has done is to close the chapter on Kashmir. The second is that over the decades since the accession, Kashmir's laws have in any case been brought in line progressively with those of the rest of the India. So, as the government has argued, the autonomy shielded by Article 370 had been gradually eroded. ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक डेलिब्रेट मिसरीडिंग है। जजेस कैसे ये नहीं जानते कि टेम्पररी हैड टू बी रेड विद इन द टेम्पोरल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जिसने इंडियन स्टेट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, उस पे एडजुडिकेट ना करके सुप्रीम कोर्ट ने 2 रीजंस के लिए वाइड क्रिटिसिज्म बटोरा है।
पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को अनटच्ड रहने दिया जब इसे एब्जुडिकेट करने के लिए कॉल किया गया था, और दूसरा, इट गेव द यूनियन गवर्नमेंट अ कार्ट ब्लांच टू एक्ट विद द स्टेट्स इन द फ्यूचर। पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट द्वारा स्टेट में गवर्नर रूल को इम्पोजिशन करना, स्टेट असेंबली का डिसोल्यूशन और स्टेट के पावर्स की एप्रोप्रिएशन के अप्रूवल पर स्टैम्प फिक्स करना, इन सभी बातों ने लोगों के डिस्कम्फीचर में ऐड किया है, जो अब भी मानते हैं कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिस्टर्बिंग ऑब्जर्वेशन दी जब वो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट गवर्नर की पिटीशन की सुनवाई कर रहे थे। ये रिकॉल किया जाना चाहिए कि गवर्नर ने 10 बिल्स को असेंबली को रिटर्न कर दिया था फॉर रिकंसिडरेशन, और हाउस ने उन्हें फिर से री अडॉप्ट कर लिया और फिर से गवर्नर के पास असेंट के लिए भेज दिया। बट गवर्नर ने क्या किया? He sent all the re-adopted bill to the President of India for her consideration। अब आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत द गवर्नर shall not withhold his assent for a bill re-adopted by the assembly। पर कोर्ट द्वारा गवर्नर के इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन करने के बजाय it took the position that it did not want to restrain the power of the President of India from acting on the bills and that the business of governance must go on। कोर्ट का ऐसा वोट फेस काफी शॉकिंग है, स्पेशली तब जब सेम बेंच ने केस को सुनते समय ये डिसाइड किया था कि री अडॉप्टेड बिल का स्टेटस मनी बिल जैसा है और गवर्नर इसे प्रेसिडेंट को रेफर नहीं कर सकते वंस ही एग्जॉस्टेड द ओपिनियन ऑफ सेंडिंग इट बैक टू द असेंबली। आप तो जानते ही हैं कि कैसे स्टेट असेंबलीज की लॉ मेकिंग पावर्स ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट टू कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन का नॉन नेगोशिएबल फीचर है। फाउंडिंग फादर जिन्होंने गवर्नर को इस पावर के साथ वेस्ट किया है कि वो बिल को असेंबली को वापस भेज सके एज पार्ट ऑफ द चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम, वर however had not an iota of doubt that the same governor shall not withhold his assent when it came back to him re-adopted। तो सुप्रीम कोर्ट जिसके पास वास्ट पावर्स है उसे अब स्टेप इन करने की जरूरत है और इन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर्स को अपनी लिमिट क्रॉस करने से रोकने की जरूरत है। 7.21 करोड़ लोगों के पास राइट है कि वो उन लॉज से गवर्न हो जो उनके द्वारा इलेक्टेड लेजिस्लेचर ने पास किए हैं। अलाउइंग द गवर्नर टू आइदर एक्सरसाइज अ वीटो ऑन द बिल्स or to play hide and seek with them is essentially denying them that basic right। अगर टॉप कोर्ट इन्हें प्रोटेक्ट करने से मना कर देगा, then who will? Think and tell us in the comment section and keep following Law Chakra for more such news।